नमस्कार, स्वागत है आपका आईके गुरु टीचिंग एग्जाम्स में। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम है वो 19 से 22 जुलाई के बीच में संभावित है और उसी के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करें जो कि होगा 6 to 8 और 9-10 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री जो आने वाला है ये पीजीटी में भी हेल्प करने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे और ये आपको रोज 7:30 बजे मिलने वाला है। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि इसमें हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और यह जो पटना की प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म उस उनके ये नोट्स हैं ऑब्जेक्टिव, तो हम उसी को कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन को। पहला सेशन है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 11 जुलाई 1789 या फिर 13 जुलाई 1789। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय स्थानीय लोगों के द्वारा किस सेना का गठन किया गया था? लोक सेना, जन सेना, बहुसेना या फिर शीर्ष सेना? तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके समय जो सेना का गठन किया गया था वह सेना किस प्रकार की थी? वह सेना जन सेना थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बास्टिल किले यानी कि जो बास्टिल का किला था वो फ्रांस के किस शहर में है? स्ट्रासबर्ग, मर्सिली, पेरिस या फिर नाइस? तो आपने यदि फ्रांसीसी क्रांति का भली भांति अध्ययन किया है तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो यह जो है बास्टिल का जो किला था वह फ्रांस के पेरिस शहर में था। सी विल बी करेक्ट। चलिए, और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपने जो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने सही किए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। बास्तिल किला, अगला क्वेश्चन है, बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था क्योंकि सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण, सम्राट की अंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण, सम्राट की नीतिपरायण के प्रतीक होने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बास्तिल किले का जो एक किला था वह एक घृणा का केंद्र था। लोग हे दृष्टि से उसको देखते थे। क्यों देखते थे? यानी कि सम्राट की जो शक्तियां थी वो निरंकुश थी, विलासता उस टाइप की वहाँ पे थी उसके पास, इसलिए वहाँ वह जो है घृणा का एक केंद्र था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सटीक बैठता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न की बढ़ते कीमतों का विरोध कर रही थी? अनाज, मक्खन, पाव रोटी या फिर दाल रोटी? तो आपको पता है कि पाव रोटी की काफ़ी सारी डिमांड थी वहाँ पे और उसकी जो कीमतें थी वह बढ़ा दी गई थी। उसी के विरोध में क्या कर रही थी जनता, जो है विरोध कर रही थी। तो किसकी? पाव रोटी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लुई 16वां बुर्बो राजवंश का था। 1774 ईस्वी में वह फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। आपको कूट दिया गया, उसमें बताना है कौन सा कूट सही है। एक और दो सत्य है यानी कि 2 और 3 सत्य है, या फिर 1 और 3 सत्य है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। इसमें क्या हो जाएगा? जब लुई 16वां जो था वो बुर्बो राजवंश का था। ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। और 1774 में वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ और उस समय उसकी आयु कितनी थी? केवल 20 वर्ष की थी। ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी? 12, 13, 11 या फिर 14? तो 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के लगभग 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मिलान करना है, सूची 1 है और सूची 2 है। आइए तो मिलान कर लेते हैं इसको। लिब्रे, लिब्रे क्या थी? तो लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी। पहले का तीसरा हो जाएगा। पादरी वर्ग क्या था? पादरी वर्ग, उसमें कौन कितने 3 वर्ग थे। इसमें पादरी वर्ग क्या था? तो पादरी वर्ग जो था सीधे राज्य को दिया जाने वाला, सॉरी, जो पादरी वर्ग था, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या था। टाइल क्या था? टाइल। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी तो पहले का तीसरा हो जाएगा।
पादरी वर्ग था सीधे पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को कराने वाले व्यक्ति का समूह था पादरी वर्ग। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4 और टाइथ क्या था? टाइथ था सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर और टाइल था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। तो ये हो जाएगा टाइल, ये हो जाएगा टाइल। इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी 3 स्टेट में, 2 स्टेट में, 4 स्टेट में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उससे वहाँ की जो संरचना थी, जो सामाजिक संरचना थी, वह कितने स्टेट में थी? 3 स्टेट में थी। बेसिकली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनमें से सत्य कथन की पहचान करना है। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, नौकर आदि आते थे। इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। जो पादरी वर्ग थे वो प्रथम स्टेट में आते थे, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे और तृतीय स्टेट में व्यापारी, व्यवसायी, वकील, कर्मचारी, यहाँ तक किसान, कारीगर और नौकर आते थे। इस तरह से डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने दी थी? जॉन लॉक, रूसो, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यह दिया था ए और बी दोनों, यानी कि जॉन लॉक और रूसो दोनों ने दिया था कि जो स्वतंत्रता समाज की जो समाज की परिकल्पना है वह आधारित है किस पर? समान अवसरों पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांत का खंडन किसने किया है? रूसो, लॉक, लेनिन या फिर ट्राटस्की ने? इसका खंडन किया है जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना किसकी है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई है? लेनिन, रूसो, ट्राटस्की या फिर मॉन्टेस्क्यू? यह जो है मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की थी? आर्थर यंग, प्लेसिस, जोहानसन या फिर फ्रीडे? तो यह किया था किसने? आर्थर यंग ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या फिर बेयली की? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसकी है? आप इसको इससे जानते हैं, यह रूसो की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जितनी भी रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि कहाँ शपथ लिए थे? बेसबॉल कोर्ट में, फुटबॉल कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये शपथ लिए थे टेनिस कोर्ट में। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जब नेशनल असेंबली में शपथ ले रहे थे तो अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता थी? बेली की, डेविड की, मेराबो की या फिर वोस्त्रो की? तो उस समय अध्यक्षता वेली की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूची एक को सूची दो से फिर से मिलान करना है, आइए मिलान कर लेते हैं। क्या है? 1789, इसमें क्या हुआ था? तो 1789 में तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। ए का 1 हो जाएगा। और बी में क्या है? 1791 में, तो 1791 में क्या हुआ था? ये सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। तो दूसरे का चौथा, यानी कि बी का 4। सी देख लेते हैं। 1804 में क्या हुआ था? तो नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट, यानी नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। दूसरा हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी। इस तरह से ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अखबार लामी द परल जनता का मित्र के पत्रकार कौन थे? लामी द परल का मतलब है जनता का मित्र। इसके पत्रकार कौन थे? जयापाल, ले बार्बिए, मिराबो या फिर जॉन लॉक? इसके जो पत्रकार थे वो जयापाल थे। ए ऑप्शन करेक्ट है।
20वें क्वेश्चन पे आते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान सभा की शुरुआत हुई किसके साथ? नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, स्त्री एवं पुरुष अधिकार घोषणा पत्र, या फिर सामान्य अधिकार घोषणा पत्र। तो यह हुआ था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।